18 जून 2024 ये दिन एनवीडिया के लिए काफी खास दिन था क्योंकि इसी दिन पे इस कंपनी की वैल्यूएशन 3.3 ट्रिलियन डॉलर की हो गई। और आपको जान के हैरानी होगी इस कंपनी का मार्केट कैप एक ही दिन में 22,50,000 करोड़ हो गया था। ये 22,50,000 करोड़ कितना होता है आप इससे समझो कि रिलायंस की 3 पीढ़ी लग गई तब जाके उनका मार्केट कैप सिर्फ 20 लाख करोड़ का ही हो पाया और एनवीडिया का सिर्फ एक ही दिन में 22,50,000 करोड़ हो गया था। तो क्या है इस कंपनी की पूरी कहानी या कहे इस कंपनी के फाउंडर जेनसेन हुआंग की पूरी कहानी, जानते हैं इस वीडियो में। Nvidia Core is on the verge of becoming the 9th company in history to reach a market value of $1 trillion club. The company's share price jumped as much as 26%. जेनसेन हुआंग का जन्म 17 फरवरी 1963 में ताइवान के एक गरीब घर में होता है। जेनसेन हुआंग की फैमिली इतनी गरीब थी कि उनको खाने के भी लाले पड़ रहे थे। गरीबी को देख के उनके माता पिता ने जेनसेन और उनके भाई को थक हार के उनके चाचा के पास यूएसए भेज दी ताकि उनका बर्डन कम हो सके। चाचा ने जेनसेन और उनके भाई को एडमिशन एक पब्लिक स्कूल में करवा दिया क्योंकि जेनसेन एक बाहर से आए थे। उनको स्कूल में बहुत बुली किया जाता था, यहाँ तक कि उनको कई बार चाकुओं से भी धमकाया जाता था। और क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी तो वो और उनके भाई एक लोकल रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी कर। बट अब यहाँ से जेनसेन के अच्छे दिन शुरू होने वाले क्योंकि जैसे ही उनके पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हुई वो भी अमेरिका शिफ्ट हो गए। बट जब वो अमेरिका आए और उन्होंने अपने बच्चों की कंडीशन देखी तो उन्होंने वो स्कूल से निकाल के एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दिया जिसका नाम था अलोहा हाई स्कूल। जेनसेन पढ़ाई में बहुत होशियार और इसके चलते उन्होंने 1981 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की और इनके शार्प दिमाग के चलते उनको AMD कंपनी में एज ए माइक्रो प्रोसेसर डिजाइनर की जॉब भी लगी। जेनसेन मन लगा के काम करते रहे और उन्होंने सारी वो जानकारियां इकट्ठा कर ली जो एक कंपनी को चलाने के लिए चाहिए होती। ऐसे ही 1993 में वो अपने दो दोस्तों के साथ डिनर कर रहे थे डैनी रेस्टोरेंट में। ये वही रेस्टोरेंट है जहां जेनसेन वेटर की नौकरी करते थे और उन्होंने दो दोस्तों के साथ मिलकर सोचा कि क्यों ना एक कंपनी रन की जाए। आप गेस कर सकते हो किस सेक्टर में? जी हाँ, माइक्रो प्रोसेसर चिप इंडस्ट्री। और यहाँ से जन्म होता है एनवीडिया। 5 अप्रैल 1993 ये वो तारीख है जब जेनसेन हुआंग अपने दो दोस्त क्रिस और कर्टिस के साथ मिलकर एनवीडिया की शुरुआत कर। स्टार्टिंग में इनके पास सिर्फ $40,000 का फंड मौजूद होता है लेकिन वो भी जल्दी R&D में खत्म हो जाता। अब उनके पास इतने भी पैसे नहीं बचे थे कि वो एक कंपनी रन कर सके तो उन्होंने सोचा क्यों ना फंडिंग लिया जाए और ऐसे में उनकी मदद करता है सिक्योला कैपिटल $20 मिलियन के साथ। बट ये उस समय ऐसे चीजों पे काम कर रहे थे जिनका फ्यूचर आने वाला, इसीलिए सिक्योला कैपिटल ने पैसे तो दिए बट एक धमकी भी दी कि अगर मेरे पैसे बर्बाद हुए तो मैं तुमको मार डालूंगा। और किस्मत देखो वो सब पैसे सही में बर्बाद हुए। दरअसल साल 1995 में एनवीडिया ने अपना पहला प्रोडक्ट NV1 को लॉन्च किया जो कि एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ क्योंकि इसका आर्किटेक्चर बेकार था जिसकी वजह से ये सिर्फ लिमिटेड कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ ही फिक्स हो सकता था और ये अपने कंपटीटर के कंपैरिजन में बहुत कॉस्टली भी था और इसका रिजल्ट कंपनी को तुरंत देखने मिलता है। ये इतना बड़ा फेलियर था आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि एनवीडिया अपने सेल्स पार्टनर डायमंड मल्टीमीडिया को 2,50,000 NV1 सेल किया था जिनमें से 2,49,000 रिटर्न आ जाए और सिर्फ 1,000 पीसेस सेल हुए। इस फेलियर के बाद कंपनी फिर से फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरने लगी क्योंकि उन्होंने सारा पैसा NV1 में लगा दिया। साथ ही उन पे प्रेशर बढ़ने लगा कि वो न्यू इन्वेस्टर की तलाश करे क्योंकि अगर वो वैसा नहीं करते तो कंपनी बैंकरप्ट हो जाती और बंद हो जाती। लेकिन सारा कैपिटल का पैसा डुबाने के बाद नए इन्वेस्टर्स तो मिलने से न रहे। ऐसे में काफी कोशिशों के बाद उन्हें एक नया प्रोजेक्ट हाथ लगा है। दरअसल उनको फेमस गेमिंग कंपनी सैगा के लिए एक ग्राफिक हार्डवेयर डिजाइन करना था जिसका उन्होंने नाम रखा है NV2। इस प्रोजेक्ट पे 1 साल तक काम करने के बाद एनवीडिया को समझ आया कि वो एक गलत रास्ते पर निकल गए क्योंकि उस समय माइक्रोसॉफ्ट अपना खुद का टेक्सचर मैपिंग अप्रोच अनाउंस करने वाला। यही माइक्रोसॉफ्ट की ये टेक्निक एनवीडिया के एक्सिस्टिंग हार्डवेयर के साथ मैच ही नहीं करती। एनवीडिया एक ऐसे प्रोडक्ट पे काम कर रहा था जो विंडोज 95 के साथ कंपेटेबल ही नहीं था। वही दुनिया की बाकी ग्राफिक कंपनी डायरेक्ट एक्स नाम के एक नए आर्किटेक्चर पे काम कर रही थी। एनवीडिया के एक ऐसे आर्किटेक्चर पे काम कर रहा है जिसके आगे कोई फ्यूचर नहीं। ऐसे में एनवीडिया के CEO जेनसेन हुआंग एक बड़ा डिसीजन लेते हैं। वो सागा के CEO को फोन करके कहते हैं कि वो उनके ग्राफिक हार्डवेयर नहीं बना पाएंगे, उनको कोई और पार्टनर तलाश करना चाहिए। और दोनों CEOs की काफी बात हुई और एंड में जेनसेन हुआंग ने एक रिक्वेस्ट की कि क्या आप उस कॉन्ट्रैक्ट की पूरी पेमेंट रिलीज कर सकते हो क्योंकि एनवीडिया के पास पहले से फंड नहीं थे और अगर ये पेमेंट नहीं आती तो कंपनी बंद हो जाती। पर एनवीडिया ने कोई काम किया नहीं था सागा का तो फुल पेमेंट जनरली किसी को देना तो नहीं चाहिए। बट सरप्राइजिंगली सागा ने पूरी पेमेंट रिलीज कर दी क्योंकि सागा के उस वक्त के CEO जेनसेन हुआंग के काफी करीब थे। इसलिए एनवीडिया के फेल अटेम्प्ट के बावजूद उन्होंने $5
मिलियन की पूरी पेमेंट रिलीज कर दी और इस पैसों के चलते एनवीडिया 6 मंथ तक नए ग्राफिक कार्ड पर काम करता है। आप सागा को एनवीडिया का भगवान भी कह सकते क्योंकि डूबते समय में सागा ने ही एनवीडिया को बचाया। और साल 1997 में एनवीडिया अपने रिसर्च के बाद एक नया ग्राफिक कार्ड रिलीज करता है जिसका नाम था रीवा 128। रीवा 128 की खास बात ये थी कि ये 2D और 3D ग्राफिक दोनों को सपोर्ट करता था, क्योंकि उस टाइम पे 2D और 3D ग्राफिक के लिए अलग अलग जीपीयू यूज किए जाते थे। बट एनवीडिया का रीवा 128 दोनों काम एक साथ कर सकता है, जो उस समय की तुलना में काफी बेहतर था। एनवीडिया ने अपने पहली गलती से सीखे इसका प्राइस भी काफी कम रखा, जिससे 4 मंथ में ही इसके 1 मिलियन पीस सेल हो गए। दोस्तों साल 1990 के टाइम पे एनवीडिया से कम्पीट करने के लिए 70 से भी ज्यादा कंपनी, बट सभी बैंकरप्ट होते चली गई और एंड में सिर्फ एनवीडिया और एटीआई बची। लेकिन एटीआई भी काफी लॉस करने के बाद एएमडी में जाके मर्ज हो जाए और एनवीडिया ही एक ऐसी कंपनी बचती है जो बहुत सारे अप्स एंड डाउन फेस करने के बावजूद भी मार्केट में बनी थी। बट एनवीडिया अपने प्रोडक्ट सस्ते में सेल करके उतना मार्जिन नहीं बना पा रहा, क्योंकि उस समय अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट बहुत होती थी। इसलिए एनवीडिया ने सोचा क्यों ना कहीं बाहर से मैन्युफैक्चरिंग किया जाए और तब उन्होंने ताइवान बेस्ड कंपनी TSMC के साथ पार्टनरशिप की और आज भी एनवीडिया इनसे ही मैन्युफैक्चरिंग कराता है। ये इतना अच्छा आइडिया था कि जब .com बबल बस्ट हुआ तो सिर्फ एनवीडिया ही ऐसी कंपनी थी जो अपने प्रॉफिट के साथ एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली थी। और साल 1999 में एनवीडिया ने GeForce 256 लॉन्च किया। ये पहला ग्राफिक कार्ड था जिसको जीपीयू का नाम दिया गया। जीपीयू कॉम्प्लेक्स ग्राफिक कार्ड को इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकता, जो गेमिंग एक्सपीरियंस को काफी अच्छा बना देता। ऐसे में साल 2000 में जब माइक्रोसॉफ्ट अपना फर्स्ट एक्सबॉक्स लॉन्च करने की तैयारी में था, उस समय एनवीडिया को ही कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। उसके एक साल बाद 2001 में ही एनवीडिया ने $1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर दिया। स्टार्टिंग के 20s में एनवीडिया ने काफी पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी अपने प्रोडक्ट की मदद से। अब वो गेमिंग इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करने लगा। इसीलिए आपको जब आप गेम स्टार्ट करते होगे तो आपको लिखे आता होगा पावर्ड बाय एनवीडिया। ऐसे ही 6 मार्च 2003 में एनवीडिया ने एक और प्रोडक्ट लॉन्च करा है जिसका नाम था GeForce 500। आप लोग को याद होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा ही फेलियर साबित हुआ, क्योंकि ये बहुत ही पावर कंजम्पशन करता था, जिससे बहुत ही हीट जनरेट होती थी। और इस हीट को संभालने के लिए कंपनी ने एक फैन भी दिया, लेकिन वो फैन बहुत ही आवाज करता था। इसके वजह से लोगों ने इसका नाम डस्ट बस्टर भी रख दिया और इस प्रोडक्ट की वजह से कंपनी का रेपुटेशन बहुत ही खराब हो गया। तो अब समय आ गया था एनवीडिया के लिए कुछ ऐसा लॉन्च करने का जो अपनी रेपुटेशन वापस ला पाए और पब्लिक को भी खुश कर। इसीलिए साल 2004 में एनवीडिया अपने ड्रीम प्रोजेक्ट कूडा पे काम करना चालू कर। कूडा बेसिकली एक प्रोग्रामिंग मॉडल था और 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद 2006 में एनवीडिया कूडा को लॉन्च करता है। कूडा को समझने से पहले आपको सीपीयू और जीपीयू को समझना पड़ेगा। सीपीयू में यूजुअली 6, 8 या 16 कोर्स लगे होते हैं। एक कोर का मतलब होता है एक प्रोसेसिंग यूनिट। वही जीपीयू में हजारों कोर्स होते हैं जो एक समय पे हजारों टास्क को एक साथ कर सकें। सीपीयू सीरियल प्रोसेसिंग में अच्छा होता है, मींस कि वो एक टास्क को जब कंप्लीट कर लेगा तभी वो दूसरे टास्क पर शिफ्ट होगा। बट जीपीयू टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके एक साथ कर सकता है। तो आप सोच रहे होंगे कि सीपीयू तो बेकार है, बट कुछ टास्क में सीपीयू काम आता है, क्योंकि कुछ टास्क में पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज करने से बहुत ही टाइम कंज्यूम होता है। तो कूडा ऐसे ही टास्क स्विचिंग करने में हेल्प करता है। आप सीपीयू से जीपीयू में एक साथ स्विच कर सकते हो। इससे सिस्टम को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज आप क्रिप्टो माइनिंग, डीप लर्निंग में भी देख सके। वो कैसे, कुछ देर बाद समझ। तो आप सबको 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस तो याद ही होगा, जब मार्केट सेंटिमेंटल नेगेटिव चले गए थे, लोग मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे। वो समय एनवीडिया के शेयर 76.3% तक डाउन चले गए। बट आप समझ रहे होगे ये तो मार्केट सेंटिमेंटल की मदद से हुआ होगा, बट नहीं, इसका एक और रीजन था, डिफेक्टिव जीपीयू। क्योंकि उस समय लैपटॉप्स में जीपीयू यूज होने लगे थे और डिफेक्टिव जीपीयू के चलते यूजर को काफी तकलीफ आ रही थी यूज करने में, जिसके चलते लैपटॉप कंपनीज ने एनवीडिया को इस केस के बारे में बताया। बट एनवीडिया इतना स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं ले पा रहा। ये मैटर इतना बड़ा हो गया था कि लैपटॉप्स कंपनी ने एनवीडिया पे केस फाइल कर और साल 2011 आते आते तक एनवीडिया ने इस केस को कैसे तो सेटलमेंट किया। दोस्तों, एनवीडिया ने मोबाइल सेक्टर में भी घुसने की कोशिश की थी अपने जेट्रा लाइन के चिप के साथ, बट वो वहां भी फेल हो गया। बट कुछ सेक्टर में वो बहुत अच्छा कर रहा, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, डेटा ट्रेनिंग, और यही इसके सक्सेस का सबसे बड़ा राज है। क्योंकि ग्राफिक प्रोसेसिंग में जो पैरेलल प्रोसेसिंग यूज होती है वही क्रिप्टो माइनिंग और एआई ट्रेनिंग में भी यूज होती है। और जब साल 2018 में क्रिप्टो क्रैश हुआ तो एनवीडिया को बहुत ही बड़ा झटका लगा, क्योंकि एनवीडिया का ही जीपीयू माइनिंग में यूज होता था। इसके वजह से एनवीडिया ने जीपीयूज की मास प्रोडक्शन कर दी। लेकिन जब मार्केट क्रैश हुआ तो एनवीडिया के जीपीयूज की डिमांड भी कम हो गई। वही दूसरी तरफ इकोनॉमिक स्लोडाउन के चलते गेमिंग और डेटा मार्केट में भी
एनवीडिया की ग्रोथ काफी धीमी पड़ गई, जिससे स्टॉक के प्राइस 31% तक डाउन चले गए। ये सबसे कंपनी जूझ ही रही थी कि कोविड-19 आ जाता है और बहुत सारी कंपनी डूब जाती है, बट एनवीडिया जैसे तैसे सर्वाइव कर लेती है। और आज की बात करें तो एनवीडिया 5 मार्केट से रेवेन्यू जनरेट करता है, जिसमें नंबर 1 गेमिंग, दूसरा डेटा सेंटर, तीसरा विजुअलाइजेशन, चौथा ऑटोमोबाइल और पांचवा OEM है। दोस्तों 2021 तक इसका मेजर रेवेन्यू गेमिंग से आता था, बट आज वो डेटा सेंटर से आने लगा है। ये सब मुमकिन हुआ है सिर्फ AI बूम की वजह से। ऐसा ही 2022 में जब ChatGPT को पब्लिक किया गया तो लोगों को पता चला कि AI क्या कर सकता है। और आपको बता दूं कि ChatGPT में भी एनवीडिया का ही GPU यूज किया गया है, जिसके चलते एनवीडिया का रेवेन्यू 180 दिन में 1 ट्रिलियन से बढ़ के 2 ट्रिलियन हो जाता है। और कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट बोलते हैं कि इसका रेवेन्यू $3 ट्रिलियन तक भी होने वाला है। तो दोस्तों ये थी एनवीडिया की पूरी केस स्टडी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।